हेलो एवरीवन। हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसमें हमने अपने जितने एक्सरसाइजेस थे वो सारे के सारे बाकी कंप्लीट कर लिए थे। अब इसमें जो बच रहा है वो क्या है, वो है मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन हम इस वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे और जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके इसको जो अपना चैप्टर 1 है उसको पूरा पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन दिस डिफाइंड बाय दिस इज वन वन एंड ऑन टू, यानी हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि ये फंक्शन जो रियल नंबर पे डिफाइंड है और कैसे डिफाइन है, वो इस तरीके से, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस मॉड एक्स, ठीक है। इज वन वन एंड ऑन टू, यानी हमें दिखाना है कि ये वन वन है और ऑन टू है, यानी ओवरऑल ये कह लें हमें बाइजेक्टिव दिखाना है कि ये फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं वन वन से कि वन वन है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और ये देखने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम आर टू दिस x belongs to r such that -1 to 1, ठीक है। यानी अब देखो, अब ये जो इतना बड़ा सा लिखा है इसका मीनिंग क्या है। अब अगर हम देखें नंबर लाइन पे कि ये क्या दिखा रहा है, तो ये है कि भाई x -1 से 1 के बीच में है और तो कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, -1 से 1 के बीच में है, यानी यहाँ देखो, यहाँ पे ये क्लोज भी नहीं है, यानी इक्वलिटी का साइन भी नहीं है, यानी कि ये जो है, ये जो सेट हमें दिया है ये लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड से ओपन है, यानी ये हमें क्या मिलेगा, एक ओपन इंटरवल -1 से 1 मिलेगा, ठीक है। यानी कोडोमेन जो इतना बड़ा सा लिखा है डरावना सा, वो ऐसा कुछ है नहीं, डरने की चीज इसमें कुछ भी नहीं है। ये नॉर्मली एक ओपन सेट है, यानी हमारा जो फंक्शन हमें मिलेगा वो अगर हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें इसको, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम इसे इस तरीके से लिखेंगे कि -1 से 1, ठीक है। ये हमारा कोडोमेन है। अब देखो फंक्शन हमारा डिफाइन किस तरीके से, फंक्शन हमारा इस तरीके से डिफाइन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस मॉड एक्स, ठीक है। अब देखो इसमें मॉडुलस फंक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे देखेंगे, कैसे हम इनसे टैकल करेंगे, कैसे हम समझेंगे कि ये वन वन है या नहीं और ऑन टू है या नहीं, तो वो हम इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे। तो इस तरीके का हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब हम सबसे पहले चले आते हैं वन वन पे कि वन वन है या नहीं, ठीक है। तो एज यूजुअल जैसे हम करते हैं हम ले लेंगे कि भाई हम लिखेंगे लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, ठीक है। फॉर सम एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी आर क्या है, डोमेन में, ठीक है। कि मान लेते हैं एफ एक्स एफ वाई के बराबर है, ठीक है। तो हमें डिफिनीशन से एफ के क्या मिल जाएगा कि एक्स अपॉन वन प्लस मॉड एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन वन प्लस मॉड वाई, ठीक है। अब अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक्स प्लस एक्स मॉड वाई इज इक्वल टू वाई प्लस वाई मॉड एक्स, ठीक है। अब अगर हम y को इधर ले आए और इस वाले टर्म को इधर ले जाएं, मतलब राइट हैंड साइड में लाएं, तो हमें ये मिलेगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ तो हमें कुछ भी डिसाइडिंग मिला नहीं, जैसे हमें बाकियों में मिल जाता था कि x इज इक्वल टू वाई, हमें लास्ट टाइम मिल जाता था, बट इसमें हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे केसेस कंसिडर करेंगे। डायरेक्टली तो इसे हम जीरो लिख नहीं सकते क्योंकि ये देखो यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, ठीक है। फिर यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, डायरेक्ट हम इसे नहीं कह सकते, ठीक है। अब देखो, अब हम इसमें केसेस कंसिडर करेंगे कि जब एक्स पॉजिटिव हो वाई निगेटिव हो, ठीक है। कि जब मान लो, अब एक्स की पॉसिबिलिटी कितनी है, प्लस और माइनस दोनों ही हो सकता है, वन नहीं, मतलब बाकी कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। और y क्या हो सकता है, y भी ऐसे ही प्लस और माइनस दोनों हो सकता है।
तो इसमें पूरे हमारे पास 4 केसेस बनेंगे। ठीक है, कितने? 4 केसेस बनेंगे। ठीक है, अब हम एक एक को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि क्या ये 1 1 है या नहीं। ठीक है, यानी हमें x इज इक्वल टू वाई मिल रहा है या नहीं। अब देखो, जो सबसे पहला केस हम कंसीडर करेंगे वो हम क्या कंसीडर करेंगे? ठीक है, चलो हम लोग ले लेते हैं कि मान लो पहले हमारा x क्या है? x पॉजिटिव है, तो हम लोग लिखेंगे इफ x इज पॉजिटिव एंड y इज निगेटिव। ठीक है, कि x पॉजिटिव है और y निगेटिव है, तब क्या होगा? ठीक है, अब देखो, अब अगर ध्यान से देखें तो अगर x पॉजिटिव है, ठीक है, अगर x हमारा पॉजिटिव है तो जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है तो वो हमें क्या मिलेगा? ये क्वांटिटी हमें कैसी मिलेगी? अगर x पॉजिटिव हो y निगेटिव हो, तब के लिए अब देखो ये x जो है पॉजिटिव हो जाएगा, y कोई निगेटिव नंबर होगा और निगेटिव नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो ये हमें क्या दे देगा? पॉजिटिव दे देगा। यानी ये हमें क्या मिलेगा ओवरऑल? अगर ओवरऑल हम देखें तो हमें मिलेगा पॉजिटिव नंबर। यानी हमें जो लेफ्ट हैंड साइड में मिलने वाला है वो एक पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, अब अगर ऐसे ही सेम वे में हम अगर एनालाइज करना चाहें राइट हैंड साइड को, अपने राइट हैंड साइड को, ठीक है, तो देखो हमने क्या लिया है? y निगेटिव है, तो पहला टर्म हमारा आ गया निगेटिव, और जो उससे मल्टीप्लाइड है वो कैसा है? वो मॉड है, वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो ये तो पहला हो गया। अब माइनस एक्स हमारा कैसा है? पॉजिटिव है, और उसके बाद जो आया वो तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि वो मॉड में है। ठीक है, अब देखो ये वाला टर्म निगेटिव है और ये वाला भी ओवरऑल क्या हो गया? टर्म निगेटिव हो गया, और यानी आरएचएस में हमें क्या मिलेगा? ओवरऑल निगेटिव मिलेगा, लेकिन हमें एलएचएस में क्या मिल रहा है? पॉजिटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि हमारा एलएचएस आरएचएस के बराबर है, लेकिन एलएचएस पॉजिटिव है और आरएचएस निगेटिव है, तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि एलएचएस पॉजिटिव और आरएचएस निगेटिव हो जाए। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे इन दिस केस, in this case LHS is positive but RHS is negative, which is not possible, ठीक है, which is not possible। यानी हमें क्या मिल जाएगा? हमें ये मिलेगा कि भाई इस वाले केस में हम कुछ नहीं कह सकते, यानी ये वाला केस हम कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट केस कंसीडर करेंगे। ठीक है, कि मान लो केस 2 में हम लोग क्या ले रहे हैं? हम लोग ले लेंगे कि केस 2 में हम लोग ले लेंगे कि x क्या है? अब हम ले लेंगे इफ x इज निगेटिव एंड y इज पॉजिटिव। ठीक है, कि y पॉजिटिव है, तो क्या होगा? ठीक है, अगर हम देखें अगर हमारा x जो है निगेटिव है और y जो है पॉजिटिव है, तब क्या होगा? अब देखो इस वाले केस में अगर हम देखें तो हमें क्या मिलेगा कि LHS इज निगेटिव। ठीक है, क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि x जो है निगेटिव है और y जो है पॉजिटिव है। ठीक है, तो ओवरऑल ये वाला जो टर्म हो जाएगा LHS में वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एंड RHS क्या होगा? ठीक है, अब देखो RHS में अगर हम देखें x अगर निगेटिव है और y पॉजिटिव, यानी पहला वाला टर्म तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और दूसरा वाला टर्म क्या है? दूसरा वाला टर्म भी, ये वाला टर्म तो निगेटिव होगा, जो इसका दूसरा वाला, ये देखो मैं दिखा रही हूँ,
ये वाला टर्म क्या है, ये ओवरऑल निगेटिव है। क्यों? क्योंकि x निगेटिव है। लेकिन अगर निगेटिव का इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, यानी ये जो इतना पूरा टर्म है ये हो जाएगा पॉजिटिव। फर्स्ट वाला टर्म पॉजिटिव, सेकंड वाला टर्म पॉजिटिव, यानी ओवरऑल हमें आरएचएस में पॉजिटिव टर्म मिलने वाला है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एंड आरएचएस इज पॉजिटिव। ठीक है, फिर से देखो एलएचएस निगेटिव आ गया, आरएचएस पॉजिटिव आ गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, तो हम लोग इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट केस पे आते हैं, केस 3। तो केस 3 हमारा क्या है, अब केस 3 में देखो तो हम लोग ले लेंगे कि अब इफ x इज पॉजिटिव एंड y इज पॉजिटिव, कि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तब क्या होगा। ठीक है, अगर x और y दोनों ही पॉजिटिव होंगे, यानी अब देखो यहाँ पे देखो, अगर x और y दोनों ही पॉजिटिव हो गए यानी ये वाला टर्म पॉजिटिव, ये वाला टर्म पॉजिटिव, लेकिन इस वाले ये जो दूसरा वाला टर्म है उसके आगे निगेटिव है, यानी सेम क्वांटिटी, सेम ही क्वांटिटी को एक दूसरे से कैंसिल आउट किया जा रहा है। मान लो ये वाला अगर नंबर p है, ओहो सॉरी, अगर ये वाला नंबर p है तो ये भी p है, तो p माइनस p अगर हम करें तो हमें क्या मिलेगा, 0, यानी कि हमें मिलेगा x माइनस y इज इक्वल टू 0, यानी in this case, in this case what we will get, we will get x minus y is equal to 0। ठीक है, तो अब यहां से हमें क्या मिल जाएगा, वही जो हम चाहते थे, x is equal to y। ठीक है, तो इस वाले केस में हम कह देंगे कि ठीक है भाई, हमें x is equal to y मिल गया, ये वाला केस पॉसिबल है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें 1 1 फंक्शन मिलेगा। ठीक है, यही तो हम प्रूव करना चाहते थे। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट केस में देखते हैं कि क्या वो केस पॉसिबल है या नहीं, या फिर उस केस में हमें अपना जो फंक्शन है वो 1 1 मिलेगा या नहीं। ठीक है, अब जो लास्ट केस हमारा बच रहा है वो क्या बच रहा है, इफ x इज निगेटिव एंड y इज ऑल्सो निगेटिव, y इज ऑल्सो निगेटिव। ठीक है, तो अब देखो इस वाले केस में अगर हम देखें तो इस वाले केस में हमें क्या मिलेगा, ये रहा। ठीक है, अब देखो x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव है। ठीक है, अगर हम LHS देखें, ठीक है, तो ये दोनों ही निगेटिव है। ये ओवरऑल हमें, ये तो नंबर पे डिपेंड करेगा वो क्या होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ RHS में, RHS में हमें क्या मिलेगा, RHS में यहाँ देखो, यहाँ पे y क्या है, y निगेटिव है और ये वाला टर्म क्या है, पॉजिटिव हो गया, यानी ओवरऑल ये वाला टर्म हमें निगेटिव मिल गया और ये वाला टर्म भी हमें क्या मिलेगा, निगेटिव। क्यों? क्योंकि ये वाला पॉजिटिव और ये वाला निगेटिव, तो हमें ओवरऑल निगेटिव मिल गया। ये निगेटिव इंटू निगेटिव, यानी निगेटिव ऑफ निगेटिव नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमें ओवरऑल जो मिलेगा ये मिलेगा पॉजिटिव और ये मिलेगा निगेटिव। तो अब पॉजिटिव निगेटिव मिलके कैंसिल आउट हो जाएंगे और दोनों के ही जो दोनों की वैल्यू सेम होंगी। क्यों? ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x और y का ही मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, साइन का ही डिफरेंस आ सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो साइन जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक का प्लस और एक का निगेटिव आ रहा है। ठीक है, चलो तो फिर इस वाले केस में भी हमें क्या मिलेगा कि x माइनस वाई, हमें क्या मिलेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी RHS में हमें 0 मिलेगा और फिर से हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू वाई, यानी कि हमें कोई भी एक भी ऐसा केस नहीं है जिसमें ये फेल कर रहा हो, यानी x इज इक्वल टू वाई ना हो। ठीक है, या फिर वो केस ही पॉसिबल नहीं है। देखो हमने ओवरऑल क्या किया,
हमने इसमें देखो इस वाले केस में जो केस 1 दिया ये केस ही पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि आरएचएस और एलएचएस पॉजिटिव और निगेटिव डिफरेंट साइन के हो रहे थे। ठीक है, सेम केस 2 वाला भी था। 3 वाले में क्या मिला हमें? हमें आरएचएस में 0 मिल गया तो हमने x इज इक्वल टू वाई लिख दिया। ठीक है, और सेम ऐसे ही केस 4 में भी। ठीक है, तो ओवरऑल हमें क्या मिल गया? x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब हम यहाँ नीचे क्या लिख देंगे? देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज द गिवन फंक्शन इज 1 1। क्या हो गया? 1 1। ठीक है, अब हमें क्या शो करना है? नेक्स्ट हमें शो करना है ऑन टू। अब हमें चेक चेक क्या करना है? हमें चेक करना है कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं। ठीक है, तो ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, हम एक y ले लेंगे उसके कोडोमेन में और देखेंगे कि क्या कोडोमेन में कोई एक y लिया और देखेंगे कि जो उसका डोमेन है, ठीक है, उसमें उसके करस्पॉन्डिंग कोई एलिमेंट मिल रहा है या नहीं। क्योंकि अगर कोई फंक्शन ऑन टू है तो उसके कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज उसके डोमेन में होता है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग लिखेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे कि लेट y belongs to fx, सॉरी, y belongs to द कोडोमेन यानी -1 to 1। ठीक है, सच दैट कि हमें एक x डोमेन में इस तरीके से मिलेगा कि f of x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, इस तरीके से हम लोग मान रहे हैं कि ये चीज हमें मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो फंक्शन f क्या है? वो है ऑन टू। ठीक है, अब देखो, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलेगा? अब fx क्या हो जाएगा? x अपॉन 1 प्लस मॉड x विच इज इक्वल टू y। ठीक है, अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कि x इज इक्वल टू वाई प्लस वाई मॉड x। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सॉल्व फॉर x करना है, यानी हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, अब अगर हम, अब ये मॉड x है, ठीक है, तो मॉड होने की वजह से हम इसे प्लस माइनस x लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू प्लस माइनस 1 दोनों ही हो, सॉरी प्लस माइनस x दोनों ही हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, कि x कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर x निगेटिव हुआ तो वैल्यू माइनस x होगी, अगर x पॉजिटिव हुआ तो प्लस x होगी। ठीक है, चलो फिर अब देखो, यहां से अगर हम इसको x को एक साइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस प्लस वाई इज इक्वल टू वाई। ठीक है, यानी ओवरऑल हमें x क्या मिल जाएगा? y अपॉन 1 माइनस प्लस वाई। अब देखो, अब अगर हम देखें ध्यान से तो ये जो x की वैल्यू मिल रही है ये हमें r में मिलेगी। ठीक है, क्यों मिलेगी? अब यहाँ देखो दो ही पॉइंट्स हैं जहां ये वैल्यू डिफाइंड नहीं होती। मतलब अगर हम देखते तो ये वैल्यू मतलब डिफाइंड ही नहीं होती अगर हम इसको 1 और -1 पे कंसीडर कर पाते, 1 और -1 पे, है ना। लेकिन हम 1 और -1 ले ही नहीं सकते y की वैल्यू। क्यों? क्योंकि y जो है ओपन इंटरवल -1 से 1 के बीच में है। ठीक है, तो अब हमें जो x मिलेगा वो किसमें मिलेगा? r में। ठीक है, चलो फिर ओवरऑल हमें एक x ऐसा मिल गया जो कि r में है। ठीक है, यानी हमारा जो गिवन फंक्शन है वो क्या है? वो ऑन टू है। तो हम नेक्स्ट लाइन में सीधे सीधे लिख देंगे, दिस इंप्लाइज दैट द गिवन फंक्शन इज ऑन टू, द गिवन फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, तो हमने दोनों ही प्रूफ कर दिया कि ये जो गिवन फंक्शन है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि हमें यही शो करना था कि ये 1 1 और ऑन टू है। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफी इजी है। ठीक है, अब इसमें देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r टू r गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज इंजेक्टिव। ठीक है, और इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? इंजेक्टिव फंक्शन किसको कहते हैं? ये वन वन फंक्शन को कहते हैं, यानी वन वन फंक्शन को ही हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। यानी हमें क्या दिखाना है कि ये जो एफ एक्स है वो वन वन है। ठीक है, चलो फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसा हम एज यूजुअल हमेशा ही लेते हैं, हम ले लेंगे कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई फॉर सम एक्स वाई बिलोंग्स टू दी डोमेन यानी आर। ठीक है, अब देखो फंक्शन की डिफिनीशन से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब। ठीक है, और ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब x इज इक्वल टू वाई। सो हमें क्या मिल गया कि जब फंक्शन की वैल्यू सेम है तो x भी सेम है, यानी एक्स वाई भी आपस में सेम होंगे। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे कि देयरफॉर f इज एन इंजेक्टिव फंक्शन। f इज एन इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये तो सबसे आसान था। ठीक है, चलो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x, यानी x सेट एक नॉन एम्प्टी सेट है, कंसीडर px विच इज सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x, यानी x के जितने भी सबसेट हैं px उसका कलेक्शन है। ठीक है, डिफाइन अ रिलेशन r इन px एज फॉलोज, यानी px में यानी x के सबसेट के कलेक्शंस में हम लोग एक रिलेशन डिफाइन करेंगे। ठीक है, कैसे? वो भी इस तरीके से कि फॉर सबसेट a एंड b इन px। ठीक है, a रिलेटेड टू b, इसको पढ़ते हैं कैसे? इसको पढ़ते हैं a रिलेटेड टू b। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ a इज अ सबसेट ऑफ b, यानी हमें मेन काम यही इसी से मतलब था कि रिलेशन कैसे डिफाइंड है। ठीक है, रिलेशन कैसे डिफाइन है, तो रिलेशन डिफाइन है ऐसे कि a r b, a is related to b if and only if a is a subset of b। ठीक है, a b का सबसेट है। is r an equivalence relation on px? justify your answer। हमें क्या दिखाना है कि हमें एक्चुअली दिखाना नहीं है, हमें बताना है इसमें कि क्या r एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, और अगर है या नहीं है तो क्यों नहीं है, या फिर है तो क्यों है। ठीक है, चलो फिर अब देखो, सबसे पहले हम इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या करना होता है, हमें दिखाना होगा कि ये जो रिलेशन हमें डिफाइन किया गया है, ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्सिव से, चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं चेक कि कोई भी एक सेट उठाएंगे, कोई भी एक एलिमेंट उठाते हैं कि लेट a बिलोंग्स टू x। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या इज a रिलेटेड टू a, है ना? अगर यस तो हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली हम जानते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ A, यानी हर एक सेट खुद का एक सबसेट होता है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट A इज रिलेटेड टू A। ठीक है, और ये वाली लाइन मत लिखो, अदरवाइज बाद में कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, हम लोग यहां लिखेंगे सिंस एवरी सेट इज अ सबसेट is a subset of itself, is a subset of itself। ठीक है, that is A is subset of A, this implies that A is related to A। ठीक है, उसके आगे हम लोग
क्या लिख देंगे कि A is related to A. So this implies that the relation R, this implies that relation R is reflexive. R is reflexive. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, सिमेट्रिक चेक करना है, सिमेट्रिक है या नहीं। ठीक है, अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग दो सेट्स ले लेंगे। लेट ए बी बिलोंग्स टू, सॉरी यहाँ पे पी एक्स होना चाहिए, मैंने यहाँ एक्स लिख दिया है, ये गलत है क्योंकि हमारा रिलेशन पी एक्स पे डिफाइन है। ठीक है, अब देखो ए और बी दो सबसेट्स हैं, ठीक है, जो कि पी में पी एक्स वाले कलेक्शन में है। ठीक है, तो हम लोग लेंगे अब यहाँ सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी। ठीक है, इस तरीके से है कि ए बी से रिलेटेड है। सो व्हाट विल गेट, वी विल गेट दैट ए इज सबसेट ऑफ बी बाय द डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन, द गिवन रिलेशन। ओके, तो अब देखो ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि बी ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द केसेस ये नहीं होगा। ठीक है, कि अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सबसेट हो, ये जरूरी नहीं है। ये तभी संभव होता है जब दोनों ही सेट बराबर हो, जब दोनों ही सेट बराबर हो, यानी ए बी के बराबर हो जाए, तभी ये पॉसिबल है कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट बी इज नॉट रिलेटेड टू ए, not related to A। ठीक है, so therefore R is not symmetric, R is not symmetric relation। ठीक है, तो R हमारा सिमेट्रिक नहीं है। अब देखो, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होने चाहिए, लेकिन ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है, तो ये जो गिवन रिलेशन आर है वो ट्रांजिटिव भी, अरे वो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। ठीक है, हम लोग नीचे लिखेंगे सिंस आर इज नॉट symmetric, so R is not an equivalence relation, ठीक है, कि भाई अगर सिमेट्रिक हुआ ही नहीं तो फिर हम ट्रांजिटिव क्यों ही चेक करें। ठीक है, अगर कोई एक भी फेल कर गया तो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ठीक है, चलो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट 1 2 3 अप टू n टू इटसेल्फ। यानी अगर हम कहें लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू n, तो हमें क्या बताना है, हमें वो सारे फंक्शन a से a में बताने हैं जो कि क्या होंगे, जो कि ऑन टू होंगे। ठीक है, तो हमें वो सारे कितने ऐसे हमें फंक्शंस मिलेंगे a से a तक। ठीक है, ये हमें बताना है जो कि ऑन टू होंगे। ठीक है, अब चलो, ये तो n एक जनरल नंबर दे दिया गया है। ठीक है, ताकि हम इसे अच्छे से समझ सके, चलो सबसे पहले हम लोग इसे एक छोटे नंबर से देखते हैं, लेट से 3 से देखते हैं। ठीक है, तो अब अगर n 3 ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, 3 तक जाके रुक जाएगा, यानी अब हमें फंक्शन कहाँ से कहाँ तक देखना है, हमें फंक्शन देखना है ये से a तक। ठीक है,
अब देखो, अब अगर हम इस तरीके से देखें, ये हमारा फंक्शन डिफाइंड हो गया f, और ये हमारा डोमेन भी है और कोडोमेन भी है। और डोमेन में क्या है 1 2 3, कोडोमेन में क्या है 1 2 3। ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू है, यानी हर जो कोडोमेन है इसके हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिलना चाहिए। ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि इमेज जो इसका प्री इमेज है वो यूनिक हो। यूनिकनेस कब चाहिए होती है? यूनिकनेस हमें 1 1 में चाहिए होती है कि जिस भी कोडोमेन के एलिमेंट का इमेज मिल रहा हो वो इमेज क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। वो हमें 1 1 में होता है, लेकिन ऑन टू में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। लेकिन अब अगर हम इस वाले फंक्शन में देखें जहाँ पे डोमेन और कोडोमेन सेम है, इसको ऑन टू होने के लिए हमें हर एक एलिमेंट को एक ही एलिमेंट से मैप करना होगा, यानी हर एक एलिमेंट के एक ही प्री इमेजेस होंगे, यानी एक ही प्री इमेज होगा। अब देखो, अगर मान लो जो 1 है, 1 के 2 प्री इमेजेस हो गए और 3 इनमें से किसी एक से ही मैप हो पाएगा, यानी एक एलिमेंट छूट जाएगा। अगर एक भी एलिमेंट छूटा तो ऑन टू नहीं होगा। ठीक है। इसीलिए हर एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से मैपिंग करेगा। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो मान लो अगर हम मैपिंग स्टार्ट करें, ठीक है, और प्री इमेजेस बनाएं, ठीक है, तो देखो अगर हमने 1 लिया और 1 को मान लो 2 से मैप कर दिया, ठीक है, मान लो 1 का प्री इमेज 2 है, ठीक है, और फिर उसके बाद हमने 2 उठाया। अब ये जो 2 है वो जो अपना डोमेन का 2 है उससे मैप नहीं कर सकता। ठीक है। अब उसको हमें बाकी जो 2 एलिमेंट्स है, यानी इस 2 को मैप करने के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है? 2। और 1 को मैप करने के लिए 3 पॉसिबिलिटीज थी। हम 1 को 1 से भी मैप कर सकते थे, 2 से भी कर सकते थे, 3 से भी कर सकते थे। ठीक है। अब मान लो 2 को हमने 1 से मैप कर दिया, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि अब बचा 3 के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है? सिर्फ 1। ठीक है। यानी कि हम हर एक एलिमेंट को एक ही एलिमेंट से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। कि अब ये बिल्कुल वैसी सी बात हो गई कि हमारे पास n नंबर ऑफ सीट्स हैं और n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनको हमें इस सीट पे बिठाने इसके कितने तरीके हैं। ठीक है। तो अगर तुम सोचो कि n नंबर ऑफ सीट्स हैं, n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इनको हमें बिठाना हो तो ये हम कैसे करते थे? ये हम परम्यूटेशन में करते थे। इसके फैक्टोरियल n तरीके होते थे। ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम 3 का करेंगे तो इसमें इसके 3 वे, इसके 2 तरीके, इसके 1 तरीके, यानी 3 के 1 तरीका, 2 का 2 तरीका, 1 का 3 तरीका। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें क्या मिलेगा? फैक्टोरियल 3। ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑल कि भाई कितने तरीके होते हैं। ये हमें कैसे मिलेंगे? ये हमें परम्यूटेशन के थ्रू मिलेंगे। ठीक है। अब देखो, अब इसको लिखने का क्या तरीका है? समझ तो गए कि हम फैक्टोरियल n ही तरीके होंगे। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? तो लिखने के लिए हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि इसको पहले हटा देते हैं। ठीक है। अब देखो, यहाँ लिखेंगे कि ऑन टू फंक्शंस from the set A to itself is nothing but a permutation of
n एलिमेंट्स, ठीक है, क्या है, परम्यूटेशन है n एलिमेंट्स पे, ठीक है। therefore the required number of onto functions is equal to factorial n, ठीक है। तो ये हो गया कि अब हमें अगर n नंबर का कोई एक सेट मिल गया तो ये सिर्फ इसी के लिए नहीं, n नंबर का कोई भी सेट हो, ठीक है, कोई भी सेट जिसमें n एलिमेंट्स हो, ठीक है, तो उस पे कितने खुद से खुद तक, यानी मान लो हमारे पास कोई सेट है, कोई भी सेट, अब जरूरी नहीं है यही है, मान लो हमारा सेट ये मिल गया कि 2 4 6 8 ऐसे करके कुछ, फिर यहाँ पे भी 2 4 6 8 इस तरीके से, यानी 4, अगर जैसे कि ये 4 नंबर का है तो ये भी 4 नंबर का हो, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम ऐसे भी ले सकते हैं 3 2 4 6, ठीक है, इस तरीके से भी अगर ले लेंगे तो भी हमें बस नंबर से मतलब है, इसमें n है, इसमें भी अगर n नंबर हो गए तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस वो कितने होंगे, वो फैक्टोरियल n होंगे, और n यहाँ क्या है 4 है, तो फैक्टोरियल 4, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 24, यानी यहाँ पे अगर हम फंक्शंस को डिफाइन करें तो वो हमें 24 फंक्शंस मिलेंगे जो कि ऑन टू होंगे, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब अगर मैं तुमको मतलब बताऊं कि इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो CUET JEE इन सब में पूछे जाते हैं, ठीक है, फ्रिक्वेंटली इन सब जो कॉन्सेप्ट है ये सारे, इनका यूज भी होता है, बल्कि CUET का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट जो 1-2 साल है उसमें, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पे अपनी एकदम शार्प इमेज रखो भाई कि उस पर वो हो ही जाने चाहिए अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो, ठीक है। चलो फिर ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो तब तक के लिए इन सारे क्वेश्चंस का नोट्स अच्छे से बनाओ।